बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेंट एंड्रयूज गोल्फ का वेटिकन सिटी है। उम्रा के इस खेल ने इस शहर में जन्म लिया था। दुनिया का पहला बाकायदा गोल्फ कोर्स, गोल्फ की पहली स्टिक, गोल्फ की इब्तदाई गेंदें, गोल्फ के असूल और गोल्फ की इब्तदाई वर्दी ने इस शहर में जन्म लिया था। ये शहर स्कॉटलैंड के मशरकी साहिल पर वाक़ है। ये 15वीं सदी में दूर का देश और गैर मरूफ इलाका था। ये मीफी रियासत का हिस्सा था। शहर के बाहर एक वीरान जगह थी। ये जगह दरिया और समुद्र का नुक्ता इत्तिसाल थी। समंदर की कुर्बत और दरिया की नफरत इस वीराने को आबाद नहीं होने दे रही थी। चनाचे वहाँ मकान बन सकते थे और ना ही खेती बाड़ी हो सकती थी। वहाँ दरख्त भी नहीं उगते थे। इस वीराने में सिर्फ 4 चीज़ें थीं: रेतली ज़मीन, सख्त घास, झाड़ियाँ और हज़ारों की तादाद में खरगोश। सेंट एंड्रयूज़ के खरगोशों ने झाड़ियों के साए में बिल बना रखे थे। वो एक सुराख में दाखिल होते थे और ज़मीन के अंदर ही अंदर दूर निकल जाते थे। शहर के लोगों ने इस जगह को 2 कामों के लिए वक्फ कर रखा था। ख़वातीन कपड़े धोने के बाद सूखने के लिए झाड़ियों पर बिछा देती थीं और नौजवान चरवाहे भेड़ें चराने के लिए यहाँ आ जाते थे। चरवाहे इस वीराने में बोर होते थे। उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता था। भेड़ें खुद ब खुद चरती रहती थीं। वो इस मुकाम से दाएं बाएं नहीं हो सकती थीं, क्योंकि मैदान की एक साइड पर शहर था, दूसरी साइड पर समंदर और इससे जुड़कर आगे बहता हुआ दरिया था। चनांचे भेड़ों के पास इस वीरान, खुश्क और बोर जगह पर चरने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। नौजवान चरवाहे वहां अपनी भेड़ें छोड़ते थे और आपस में गपशप शुरू कर देते थे। इलाका ठंडा था, लिहाजा वहां कबड्डी जैसे खेलों की गुंजाइश थी और ना फुटबॉल और हॉकी जैसे खेलों की। लिहाजा नौजवानों के पास गपशप के सिवा कोई चारा नहीं था। वो वहां बरसों गपशप के सेशन करते रहे, लेकिन फिर एक दिन उन्होंने इस वीरान, बोर और नाकाबिले बर्दाश्त मैदान को पूरी दुनिया के लिए काबिल तवज्जो बना दिया। चरवाहों ने भेड़ें पालने वाली छड़ी से गोल पत्थरों को ज़रबें लगानी शुरू की और वो इन्हें खरगोशों के बिलों में फेंकने लगे। ये हरकत पहली बार किसने की और क्यों की? तारीख इस सवाल पर खामोश है, ताहम तारीख ये गवाही ज़रूर देती है। सेंट एंड्रयूज़ के नौजवान चरवाहे दुनिया की इस महंगी स्पोर्ट्स के मौजिद थे। वो नौजवान अपनी टेढ़ी और बदसूरत जड़ियों से पत्थरों को खरगोशों के बिलों में धकेलते रहे और गोल्फ इजाद होती रही। नौजवान चरवाहों ने बादशाह बिलों के गिर्द दायरे खींचे, झाड़ियों और टब्बों की हदूद तय की और यूं दुनिया का पहला गोल्फ कोर्स तैयार हो गया। ये लोग ऊंची नीची जमीन को लिंक कहते थे। यूं ये लिंक पूरी दुनिया के गोल्फ कोर्सेज का हिस्सा बन गए। ये अपने मैदान को कोर्स कहते थे। यूं गोल्फ का मैदान पूरी दुनिया में कोर्स हो गया। ये अपनी छड़ी को क्लब कहते थे। यूं गोल्फ की स्टिक पूरी दुनिया में क्लब हो गई। ये लोग पत्थरों को शाट लगाते थे तो इनकी छड़ियां टूट जाती थीं। उन्होंने छड़ियों के साथ लोहे के हुक लगाना शुरू कर दिए। ये हुक बादशाह दुनिया भर में गोल्फ स्टिक्स का हिस्सा बन गए। दुनिया के पहले गोल्फ कोर्स के दरमियान से नदी गुजरती थी। ये नदी आज भी मौजूद है। चरवाहों ने 750 साल पहले भेड़ों को नदी पार कराने के लिए वहां पत्थरों का पुल बनाया था। ये पुल भी आज तक वहां मौजूद है। ये पुल सिलिकन ब्रिज कहलाता है। आज पूरी दुनिया में गोल्फ कोर्सेज के दरमियान नदी भी बनाई जाती है और इस नदी पर सिलिकन ब्रिज भी बनाया जाता है। और सेंट एंड्रयूज के नौजवानों ने एक बुलंद टीले को हमार करके उसे लॉन्ज का नाम दे दिया। यह लॉन्ज भी आज पूरी दुनिया में बनाया जाता है। सेंट एंड्रयूज के नौजवान चरवाहे ये अजीबो गरीब खेल खेलते रहे। ये छड़ियों से पत्थर खरगोश के बिलों में धकेलते रहे और गोल्फ के असूल और ज़ाब्ते तरतीब पाते रहे। यहाँ तक कि 1423 में गोल्फ को बाकायदा खेल का दर्जा मिल गया, जिसके बाद सेंट एंड्रयूज इस खेल की जन्मभूमि बन गया और इंडस्ट्री भी। कस्बे के लोहारों और तरखानों ने गोल्फ की स्टिक्स बनाना शुरू कर दी। ये लकड़ी की गेंदें भी बनाने लगे। गोल्फ के एक खिलाड़ी एलन रॉबर्टसन ने 1858 में मुर्गी के परों और लकड़ी के साथ जदीद तरीन गेंद बना ली। कस्बे के ज़्यादातर लोग भी गोल्फ खेलने लगे। गोल्फ के टूर्नामेंट्स भी शुरू हो गए। खेल दूसरे कस्बों में भी फैलने लगा। यूं ही आहिस्ता आहिस्ता स्कॉटलैंड का कौमी खेल बन गया। स्कॉटलैंड का हर नौजवान गोल्फ का माहिर होने लगा। बादशाह को खबर हुई तो इसे महसूस हुआ स्कॉटलैंड की नौजवान नस्ल खराब हो जाएगी और ये फौज में भर्ती होने के बजाय गोल्फ खेलते रहेंगे। इस जमाने में माएँ जंगों और फौजों के लिए बच्चे पैदा करती थीं। हर नर बच्चा बादशाह की इमानत होता था। बादशाह इसे फौज में शामिल करता था और वो अपनी जान देकर बादशाह के इकबाल की हिफाजत करता था। गोल्फ बादशाह के इकबाल के रास्ते में रुकावट बन रही थी, लिहाजा बादशाह ने गोल्फ पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी के बाद सेंट एंड्रयूज का मैदान बंद कर दिया गया
اور گولف کی انڈسٹری سے منسلک لوگوں کی دکانوں پر تالے ڈال دیے گئے۔ یہ بندش 3 بادشاہوں کے دور تک جاری رہی، یہاں تک کہ چارلس اول کی حکومت آ گئی۔ وہ گولف کا متوالا تھا، اس نے خود بھی گولف کھیلنا شروع کر دی اور عوام کو بھی اجازت دے دی۔ یوں سینٹ اینڈریوز ایک بار پھر آباد ہو گیا۔ یہ کھیل اسکاٹ لینڈ سے انگلینڈ اور انگلینڈ سے فرانس آ گیا اور وہاں سے پورے یورپ میں پھیل گیا۔ اسکاٹ لینڈ برطانیہ کا پٹوہار تھا۔ برٹش آرمی کے 2/3 جوان اسکاٹ لینڈ سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ جوان 3 علتوں کا شکار تھے: وسکی، گولف اور بیگ پائپ باجا۔ چنانچہ برٹش آرمی جہاں جہاں جاتی رہی، یہ تینوں علتیں وہاں پہنچتی رہیں۔ اسکاٹش وسکی کی فیکٹری کو بریوری کہتے تھے۔ یہ جہاں گئے وہاں وسکی کی فیکٹری ضرور لگی اور اس کا نام بریوری بھی رکھا گیا۔ راولپنڈی میں شراب کی فیکٹری مری بریوری بھی اسکاٹ لینڈ کی یادگار ہے۔ اسکاٹش فوجی جہاں گئے وہاں ملٹری بینڈ بھی بنایا اور اس بینڈ میں بیگ پائپ بھی شامل ہوا۔ بیگ پائپ اسکاٹ لینڈ کا قومی باجا ہے۔ اسے بجانے والے رنگین کپڑے پہنتے ہیں۔ یہ اسکاٹش بیگ پائپ اور رنگین وردی آج بھی ہمارے فوجی بینڈ کا حصہ ہے، اور یہ لوگ جہاں گئے اس ملک کی فوج میں گولف کا کھیل بھی ضرور متعارف ہوا۔ ہماری فوج میں بھی آج تک گولف کی روایت موجود ہے۔ ملک کی ہر چھونی میں گولف کورس بھی ہیں اور سینئر آفیسرز گولف بھی کھیلتے ہیں۔ پاکستان میں یہ کھیل برٹش آرمی کی اسکاٹش یونٹس کی یادگار ہے اور یہ یادگار شاید صدیوں تک قائم رہے۔ سینٹ اینڈریوز میں دنیا کا پہلا گولف کورس آج بھی موجود ہے۔ شہر کی انتظامیہ نے اس کے گرد 6 مزید کورس بنا دیے ہیں، لیکن پہلے کورس کا وجود اور عزت 600 سال بعد بھی جوں کہ توں موجود ہے۔ 600 سال قدیم جھاڑیاں، لنکس اور ندی بھی اسی طرح موجود ہے، اور سولکن برج کا وجود بھی موجود ہے۔ گولف کے کھلاڑی دنیا بھر سے یہاں آتے ہیں، گولف کھیلتے ہیں اور ان نامعلوم کھلاڑیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس کھیل کی بنیاد رکھی۔ میدان کی ایک سائڈ پر قدیم ہوٹل اور گولف کی پرانی دکانیں ہیں، جبکہ دوسری سائڈ پر گولف میوزیم ہے۔ گولف میوزیم پرانی سٹکس، پرانے گیند، پرانی تصویریں، دنیا کے بڑے چیمپئنز اور گولف سے متعلق دوسری ابتدائی اشیاء رکھی ہیں۔ شہر کی حالت بدلنے کے ساتھ ساتھ گولف کورسز کا نقشہ بھی تبدیل ہو گیا۔ یہ شہر پرنس ولیم اور ان کی اہلیہ کیتھرین کے حوالے سے بھی مشہور ہے۔ ولیم سینٹ اینڈریوز میں پڑھتے تھے۔ یہ اسی شہر میں کیتھرین سے ملے، اپنا دل ہارے اور ان سے شادی کر لی۔ یہ دونوں پہلی مرتبہ جس ریسٹورنٹ میں ملے تھے وہ ریسٹورنٹ بھی سیاحوں کے لیے زیارت گاہ بن چکا ہے۔